हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। हमने फिजिक्स का पहला लेसन शुरू किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब देखो, उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था लास्ट लेक्चर में। पूरा इंट्रोडक्शन बेसिक जो जितनी भी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो हमने सब ले ली, और वो सब नीट के लिए भी है। ओके, तो वो सब आपको नीट के लिए भी आपको तैयार रखनी है। अब देखो, पहली थियरी जो एग्जाम में आने ऑलमोस्ट आने वाली है, मान लो मेरी तरफ से ये तैयार रखना। ओके, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 2 मार्क्स के लिए। क्वांटाइजेशन मींस एस्टिमेट। कोई भी चार्ज हो तो उसका मेजरमेंट ऑलमोस्ट कितना होगा, तो इन लोगों ने उसका एस्टिमेशन निकाला है। क्या ये लोग क्या बोलते हैं, देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। देखो, कोई भी चार्ज की वैल्यू जो ई की वैल्यू है, फंडामेंटल चार्ज ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उससे इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना इंटीग्रल यानी इंटीजर में मल्टीपल होना चाहिए। यानी 2.5 गुना नहीं हो सकता, पूरा 2 गुना 3 गुना, यानी 2 टाइम ई 3 टाइम ई 4 टाइम ई ऐसा हो सकता है। तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी चार्ज की वैल्यू n इंटू ई की जो वैल्यू है उसके साथ n से मल्टीप्लाई करना है। n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी इंटीजर है। देखो मैंने नीचे लिखा है वेयर n इज एनी इंटीजर। कोई भी चार्ज है उसकी वैल्यू ई से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स ऐसे हो सकती है। चलो, इसके ऊपर से मैं एक क्वेश्चन मैं देता हूं, अगर आपको आता है तो थोड़ा सोचो, माइंड पर थोड़ा जोर लगाओ। मैं ऐसा बोलूं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। चलो, अब देखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो इसमें से n फाइंड करना है। तो सोचो कैसे हम फाइंड करेंगे, इसका ही यूज करना है। हम इसके लिए इसमें से क्या करेंगे, n को सब्जेक्ट करेंगे, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e डिवाइड हो जाएगा, तो q बाई ई। तो q की वैल्यू क्या है 1 कूलम, e की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 डिवाइड बाई 1.6 करो, अदरवाइज नीचे से पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर 10 आएगा। 10 को 16 से डिवाइड करो, 10 को 16 से डिवाइड करें तो पहले तो डिवाइड नहीं होगा, टेकिंग जीरो, अपने आप जीरो लेंगे उसका पॉइंट। अब 16 6 96 4 रिमाइंडर। ओके, तो क्या हुआ 0.6 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा। हम किस में लिखेंगे स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म यानी आफ्टर 1 डिजिट शुड बी पॉइंट, तो पॉइंट यहां होना चाहिए। तो एक पॉइंट हम राइट साइड शिफ्ट होंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो 10⁻18 लॉ ये हो गया। तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 इंटू 10⁻18। तो ऐसे भी एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार कर देना है। ओके, इसको हम फ्रेम में रख देते हैं। क्लियर, तो ये इसका एक यूज हो गया। अच्छा, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय फेराडे। फर्स्ट, सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो ये थियरी है, ये जो एस्टिमेट है, वो किसने फाइंड आउट किया, तो फेराडे ने। उसके बाद इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकन।
मिलीकन ने उसका वाइडली यूज किया, उसके ऊपर वाइडली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। देखो एक हम एक्स्ट्रा एग्जांपल, ये तो एग्जांपल लिया हमने Q इज इक्वल टू एनी पर से, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इफ अ बॉडी कंटेन्स N1 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 प्रोटॉन्स, एक ऐसी बॉडी है जिसमें N1 इलेक्ट्रॉन्स है, N2 प्रोटॉन्स है, देन टोटल चार्ज कितना होगा? तो प्रोटॉन्स, N2 प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन्स का प्लस ई चार्ज, तो N2 प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन्स का माइनस ई, तो N1 माइनस ई। मैंने प्लस वाला पहले लिया, माइनस वाला बाद में लिया, तो N1 माइनस ई, N2 प्लस ई, दोनों में से ई को कॉमन निकाल दो, तो N2 ये माइनस बाहर आ जाएगा, N2 माइनस N1, ई तो वैसा वैसा। अब ये जो N2 भी इंटीजर है, N1 भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर ही आएगा, तो मैंने लिखा है N2 माइनस N1, यानी वो भी एक इंटीजर N होगा, तो उसकी जगह मैंने N रख दिया, ई तो वैसा का वैसा, तो हो गया Q इज इक्वल टू N। तो उसका ही ये एग्जाम्पल है, देखो इसलिए मैंने लिखा है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये पूरा फंडा माइंड में क्लियर हो गया, ये तो आपको रफ में करना है, यहां से हम निकाल देते हैं, यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके चलो उसके आगे, अभी थियरी खत्म नहीं हुई है, अभी दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बाकी है इसके। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड। मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी जब ज्यादा अमाउंट के चार्ज की हम बात करते हैं तब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल जब छोटे छोटे चार्ज की हम बात करते हैं तब इसका इंपॉर्टेंट है। हाउएवर एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी इग्नोर्ड, तब हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसका महत्व है। ओके तो ये हमारा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर ने बोला कि ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए मेरी तरफ से बोर्ड के लिए तैयार रखना। चलो दूसरा क्वेश्चन, राइट द कूलम्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट। तो कूलम्स का स्टेटमेंट, कूलम्स लॉ क्या है? दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, दो चार्ज के, ओनली टू चार्ज, टू से ज्यादा नहीं, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हम कूलम फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो किसने फाइंड आउट किया? कूलम्स नाम का जो साइंटिस्ट था उसने फाइंड आउट किया, तो उसके नाम पर से हम कूलम्स लॉ बोल सकते हैं। तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। कूलम्स लॉ नहीं, कूलम्स फोर्स लिख दो, ये प्रॉपर नहीं लगता है, फोर्स, कूलम फोर्स, हाँ ये प्रॉपर रहेगा। कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। पहले मैं फॉर्मूला साइड में लिख दूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इसकी फॉर्मूला ये है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर मैं पहले इक्वल टू की जगह मैं प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखता हूं, क्योंकि यहां स्टेटमेंट प्रोपोर्शनल फॉर्म में है। देखो कूलम फोर्स यानी ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। देखो ये टू चार्जेस का प्रोडक्ट है, उसके साथ जो फोर्स है कूलम फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो R है, R यानी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, उसका स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो देखो इधर लिखा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हो गया क्लियर? तो अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, हम इसके नीचे लिखने वाले ही है, लेकिन ये इसके पीछे है, अगले वाले स्टेप में है, उसके बाद वाले पेज में है। तो यहां आपको ये पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया? ओके चलो यहां से हम ये निकाल देते हैं।
अब उसके बाद वाला पेज निकालते हैं। चलो अब यहां वही लिखा है, जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, कूलम्ब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दो फॉर्मूला, अब ये दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल हम निकाल देते हैं तो कांस्टेंट K आएगा और बीच में इक्वल टू आ जाएगा। ये K क्या है? K यानी कूलम्ब्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁹ यूनिट लिखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, हर एक सम में आएगी, तो आपको ये याद रखनी है। उसका अलग सा फॉर्म भी है, अनदर फॉर्म ऑफ के इज 1/4πε0, ये भी आपको याद रखना है। उसमें ये ε0 क्या है? जो E0 लिखा है ना, उसको हम एप्सिलॉन बोलेंगे। तो ε0 यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम यानी फ्री स्पेस। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ ε0 इज 8.85 इंटू 10⁻12। इसका यूनिट क्या होगा? इसका जो यूनिट है उसका उल्टा हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? कि ये के का फॉर्म है, के न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो इसका जो यूनिट है वही आपको याद रखना है, सिर्फ उसका क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। ओके, तो ये समझ आ गया, ये आपका हुआ कूलम्ब्स लॉ। ओके, स्केलर फॉर्म में हुआ। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, राइट द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर ऐसा वेक्टर फॉर्म नहीं पूछा है तो आपको यही लिखना है, स्केलर फॉर्म ऐसा लिखेंगे नहीं, लेकिन वेक्टर फॉर्म ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ विद द वेक्टर फॉर्म। तो आपको ये थियरी नहीं लिखनी है, तो हम कौन सी थियरी लिखेंगे? देखो, एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहां ये ओरिजिन है, यहां टू चार्जेस लिए हैं मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ओ, टू वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2 पोजीशन वेक्टर है। Q की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू O क्या है? वेक्टर R1। Q2 की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू O क्या है? वेक्टर R2 है। अब ये जो Q1 और Q2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेक्टर R21 से इंडिकेट कर सकते हैं। तो उसको हम डिटेल में कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर R21 यानी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये ऑर्डर चेंज होना चाहिए नहीं, जो यहां हमने ऑर्डर लिया है वो ही लेना है। अब देखो, यहां पर भी एक फोर्स लगा है, यहां पर भी फोर्स लगा है। अब इसका मतलब क्या है कि फोर्स किसके ऊपर लगता है? 2 पर। किसके कारण लगता है? 1 के कारण। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। सिमिलरली यहां बोलो कैसे होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ओके, अच्छा, ये तो फिगर, पहली फिगर हुई। आपको तीनों फिगर ड्रॉ करनी है। यहां पर देखो, अब मैंने दो टाइप के फोर्सेस बताए हैं, यहाँ रिपल्सिव फोर्सेस है, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस है। कब होगा रिपल्सिव फोर्सेस? कब हो जा? जब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ग्रेटर देन 0 होंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस उसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस नेगेटिव होगा उसकी वैल्यू, तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे। ओके, तो सिमिलरली मैंने लिखा है, देखो ये तो वही का वही है। हाँ, इसमें क्या है कि जो Q2 है वो अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, Q1 है वो अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। ये जो फोर्स है ड्यू टू बाई 1 है, देखो ये 1 एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू बाई 1। ओके, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गए, ये रिपल्सिव फोर्स हो गए। अच्छा, इसका हमें मैथमेटिकल फॉर्म यहां लिखना है कि ये जो डिस्टेंस है, मैंने देखो ये ऐसा एरो लिया है, ऐसा, तो मैंने वेक्टर R21 लिखा। अगर मैं ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूं
तो उसको हम वेक्टर R12 भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ दोनों लिखा है, देखो वेक्टर R21 यानी वेक्टर R2 माइनस R1। अदरवाइज कोई कोई लिखे कि वेक्टर R12, तो इसका डिटेल फॉर्म क्या होगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। यानी यहाँ पर जो भी ऑर्डर लो, यहाँ पर चेंज होना चाहिए नहीं। ओके, उसके बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं, फोर्स की डायरेक्शन बताते हैं। यूनिट वेक्टर यानी ये कैरेट, कैरेट बोलो या कैप बोलो, तो कैरेट यानी यही लेना है R12, लेकिन ऊपर स्केलर फॉर्म में, नीचे ऊपर वेक्टर फॉर्म में लेना है, नीचे स्केलर फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर यानी ऊपर वेक्टर फॉर्म, नीचे स्केलर फॉर्म। मैंने R कैरेट 12 लिखा, वैसे ही मैं R कैरेट 21 लिखना चाहूं तो वेक्टर R21 अपन स्केलर R21। ओके, अब देखो दोनों डायरेक्शन, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, अब आपको ये दोनों फोर्स है, वेक्टर F21 और वेक्टर F12, उसका आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखना है कि उसका मतलब क्या होता है और उसका मैथमेटिकल फॉर्म यानी उसकी फॉर्मूला क्या होती है। तो वेक्टर F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स इज एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। देखो ऐसा लिखा है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इसको लिखना है तो पहला फोर्स की स्केलर वैल्यू लिखनी है के Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन शो करनी है, डायरेक्शन यानी कैरेट यूनिट वेक्टर से R कैरेट 12। यहाँ यहाँ जो ऑर्डर है वही ऑर्डर यहाँ होना चाहिए, वही ऑर्डर यहाँ होना चाहिए, चेंज करना नहीं है। सिमिलरली अब ये तो आप लिख सकते हो, जैसा वेक्टर F12 लिखा वैसा ही वेक्टर F21 यानी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, तो पहला स्केलर वैल्यू तो क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, यहाँ 21 लिखा है तो यहाँ R21 स्क्वायर इंटू R कैरेट 21। अब देखो ये दोनों फोर्स में डायरेक्शन आई, और मैंने बोला था ये दोनों डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की ऑपोजिट है, तो एक को प्लस लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस, ऑपोजिट। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फोर्स भी क्या होंगे, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऑपोजिट। तो कोई एक फोर्स में पॉजिटिव ले लूं तो दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन की कारण एक को हम पॉजिटिव शो करते हैं, एक को नेगेटिव। ओके, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये भी आपको तैयार करना है। ओके, तो फिगर भी ड्रॉ करनी है आपको, तीनों फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, और साथ में ये भी एक्सप्लेनेशन ऐसे ही आपको लिखना है। चलो इतना क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड एक्सप्लेन इट। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सुपरपोजिशन लॉ कब आएगा, मैंने कूलम्ब्स लॉ के लिए क्या बोला था, जब ओनली टू चार्जेस है, इन बिटवीन जो फोर्स लगता है तो कूलम्ब फोर्स, लेकिन मोर देन टू चार्जेस है और फोर्सेस लगते हैं तब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो यहाँ ऐसा ही है कि कई सारे चार्जेस एक साथ में कोई एक चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, तो उस चार्ज पर टोटल फोर्स कितना हुआ वो काउंट करना है, तो ये प्रिंसिपल यूज होगा। व्हेन मोर देन वन कूलम्बियन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ चार्ज, then the resultant Coulombian force acting is equal to the vector sum of the individual forces। अब देखो मैंने जो बोला उसका ट्रांसलेशन है, कई सारे चार्जेस है, सब मिलके कोई एक चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, तो उसका रिजल्टेंट कूलम्बियन फोर्स कितना होगा। तो हर एक चार्ज जो कूलम्ब फोर्स लगाते हैं इंडिविजुअल फोर्सेस, वो सब इंडिविजुअल फोर्सेस का हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। ओके, ये वेक्टर सम लिखना है आपको। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। यहां फिगर देखो, फिगर में मैंने तीन, ऐसा जरूरी नहीं है कि तीन ही चार्ज होने चाहिए, कितने भी नंबर हो सकते हैं। यहां मैंने Q1 Q2 Q3 लिया, Q1 Q2 Q3 तीनों के मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिए विथ रिस्पेक्ट टू O।
तो Q1 का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 हो गया, Q3 का वेक्टर R3 और Q2 का वेक्टर R2। अब देखो यहां पर Q1 पर ये Q2 भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और Q3 भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा। कैसे? तो इसका पैरेलल मैंने यहां से ड्रॉ किया, इसका पैरेलल यहां से ड्रॉ किया, तो ये डायगोनल जो जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में उसको फोर्स लगता है। तो F1 चार्ज Q1 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स, और वो कितना होगा तो वो हम यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे। उसके पहले यहां पर ये जो मैंने ये जो है डिस्टेंस, हाँ अब देखो मैंने कैरेट के फॉर्म में बताया है, तो कैरेट है तो डायरेक्शन है। अगर मैं कैरेट नहीं लिखूं तो डिस्टेंस होगा इतना ये दोनों के बीच का, मैं ओनली R13 लिखूं तो डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 हुआ है, लेकिन यहाँ कैरेट है तो ये डायरेक्शन देखो मैंने एरो किया है, तो ये इस डायरेक्शन ये वेक्टर R13 और यहाँ वेक्टर R12। 1 पर लगता है ना फोर्स, तो 1 नंबर पहला होना चाहिए, 2 और 3 नंबर बाद में आना चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया, 1 पर लगता है 2 के कारण, और यहाँ फोर्स 1 पर ही लगता है लेकिन किसके कारण, इस डायरेक्शन में Q3 के कारण। अब यहां पर ये दोनों फोर्स का वेक्टर सम करना है, तब हमें वेक्टर F1 मिलेगा। तो देखो वही लिखा है मैंने, वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। अब ये कैसे लिखना है वो तो मैंने अगली थियरी में बता दिया, तो आप अब लिख सकते हो कि Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर इंटू R12। यहाँ पर जो ऑर्डर है वही ऑर्डर नीचे और यहाँ डायरेक्शन में भी वही ऑर्डर होना चाहिए। सिमिलरली वी कैन राइट वेक्टर F13 दैट मीन्स के Q1 ये ही ऑर्डर रहना चाहिए, के Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैरेट। अब सर क्या करते हैं कि के Q1 दोनों में है तो कॉमन निकाल दो, तो के Q1 तो कॉमन निकाला, तो क्या बाकी रहा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R कैरेट 12, Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R कैरेट 13। अब देखो इन शॉर्ट हमें शॉर्ट में लिखना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू के Q1 वैसा का वैसा, ये जो सम है सम को हम सिग्मा I इज इक्वल टू 2 से 3, क्यों 2 से शुरू किया, 1 तो ऑलरेडी हमने लिखा है, तो उसके बाद से नंबर शुरू होता है कहां तक, यहां तो मैंने 3 चार्ज लिया है तो 2 से 3 तक, अगर मैंने 4 चार्ज लिया होता तो 2 से 4 तक, 5 चार्जेस लिए होते तो 2 से 5, n चार्जेस लिए होते तो I इज इक्वल टू 1 to n ऐसा लिखा जाता। और ऊपर क्या है, ऊपर Q है, लेकिन ये जो नंबर चेंज होते हैं उसकी जगह मैंने I लिख दिया। ऊपर R कैरेट 1 तो है, लेकिन ये जो नंबर चेंज होते हैं पिछले वाले उसकी जगह मैंने I लिख दिया। नीचे ये R स्क्वायर के साथ 1 तो है, लेकिन जो दूसरा नंबर चेंज होता है उसकी जगह मैंने I लिख दिया। तो इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज हमने कितनी थियरी, सब इंपॉर्टेंट है। पहली हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया, ओके, दूसरी वाली हमने कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में लिया, तीसरी थियरी हमने वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ लिया, और ये जो चौथी थियरी है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लॉ है। तो ये चारों थियरी बहुत अच्छी तरह से तैयार कर देना, ओके। तो मेरे तरफ से मान लो कि ये 4 में से एक थियरी आनी ही चाहिए, ओके। तो अच्छी तरह से तैयार करना, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो अच्छी तरह से कहां पर कैरेट करना है, कहां पर वेक्टर करना है, कहां पर वेक्टर नहीं करना है, तो कहां पर कौन सा नंबर लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, ये सब इसमें ध्यान रखना है, ओके। टाटा बाय, सी यू, ओके बाय।